नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। करनाल में एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल से एक स्कूली छात्र ने रतनगढ़ गांव से प्रेमनगर के लिए रोडवेज बस चलाए जाने की मांग की थी। इस पर सीएम मनोहर लाल ने छात्र को वादा किया था कि जल्द इस एरिया में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वादे को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि सीएम ने अपने इस वादे को पूरा भी कर दिया। अगले ही दिन बस 65 छात्रों को लेकर करनाल के लिए रवाना हुई। इस दौरान सभी ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। ग्रामवासियों ने सीएम मनोहर लाल का तहे दिल से आभार प्रकट किया। दरअसल एक दिन पहले करनाल प्रवास के दौरान जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रतनगढ़ वासियों को वादा किया था कि गांव से प्रेमनगर के लिए रोडवेज बस चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वादे के अनुरूप सोमवार सुबह रतनगढ़ में रोडवेज बस पहुंची और स्कूली बच्चों को लेकर प्रेमनगर पहुंची। इस अवसर पर भारत माता की जय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद और स्कूल हम चले के नारों के बीच गांव वासियों के ने बस को रवाना किया। और वहीं गांव के सरपंच मंजीत ने बताया कि सुबह 7 बजे रोडवेज बस गांव पहुंच गई थी। इसके बाद करनाल के प्रेमनगर में जाने वाले सभी बच्चे एक एक करके बस में सवार हुए और जयकारे लगाकर बस को करनाल के लिए रवाना किया गया। सरपंच मंजीत ने नारियल फोड़कर बस को रवाना किया। इस दौरान सभी ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी की झलक साफ नजर आ रही थी। ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तहे दिल से आभार प्रकट किया और खुले मन से प्रशंसा की। पहले दिन गांव के लगभग 65 छात्र छात्राएं बस में सवार होकर अपने स्कूल में गए। बता दें कि यह सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई है। इस योजना को प्रथम चरण में करनाल जिला और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव रतनगढ़ के जनसंवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गांव से दूर स्कूलों तक जाने के लिए परिवहन व्यवस्था की सौगात दी है। इसकी शुरुआत रतनगढ़ से हो गई है। इस गाँव में रोडवेज विभाग की बस अब विद्यार्थियों का इंतजार करेगी। यह बस विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने और फिर घर छोड़ने का काम करेगी। यह योजना करनाल के बाद पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। यह सुविधा विद्यार्थियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका पैसा जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रामनगर में वार्ड 19 के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली बिल न भेजे जाने की एक शिकायत पर दोषी अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए ऐसे बिजली बोर्ड को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब कंज्यूमर बिजली बिल भरना चाहता है तो उसका बिल नहीं भेजा जा रहा, यह गलत है। इस मामले की जांच करके तत्काल आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के आधार पर प्रदेश में 60 साल की आयु पूरी कर चुके 1 लाख से अधिक लोगों की पेंशन स्वतः ही बनी है। अब गरीबों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने आप ही मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके हलके में जनसंवाद के अब 26 में से केवल 3 कार्यक्रम बाकी हैं जो जल्द ही आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने 9 साल में व्यवस्था परिवर्तन किया है। अब हर आदमी ऑनलाइन सरकार से सीधे संपर्क कर सकता है। पहले मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। अब पीपीपी के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। प्रदेश में 12 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बने हैं। 3 लाख से अधिक सालाना आय वालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को योजना में शामिल होने के लिए बीमा की 1500 रुपए प्रीमियम राशि खुद भरनी होगी। और उन्होंने इस मौके पर आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन न बनने, बिजली बिल अधिक आने, पीपीपी में आय ठीक करने, ज्वाइनिंग न मिलने जैसे जन समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने करने शिकायत पर कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय संबंधी गलती को ठीक करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे टीम की रिपोर्ट पर ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं एक दिव्यांग की शिकायत पर उन्होंने कहा कि 80 लाख आयुष्मान कार्ड पहले बन चुके हैं। कल ही 14 लाख नए कार्डों के लिए मंजूरी दी गई है और 1 करोड़ 41 लाख कार्ड बनाए जाने हैं। 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं और सामान्यतः वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहीं हल होती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। परिवार पहचान पत्र के डाटा के अनुसार प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3,600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में
इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। सीएम ने कहा कि हम अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेंगे। जिला स्तर पर उपायुक्तों को वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सर्वे करवाए जाते थे। एक बार सर्वे करवाने के बाद फिर लंबे समय तक दूसरा सर्वे नहीं होता था और गरीब लोग अपना बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अगले सर्वे का इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब हमने डायनामिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन जाता है। हमने 25 दिसंबर 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया था। पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। हमने यह आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दी। इससे अभी तक 20 लाख नए परिवार बीपीएल में शामिल हो गए हैं। हमने इन 20 लाख परिवारों के अलावा पहले के 19 लाख अर्थात कुल 39 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड घर बैठे ही ऑटोमेटिकली प्रदान किए हैं। भाइयों बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है। और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया, कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे जो हमारे बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यकता होती है, तो उनकी सबकी सेवा होगी। बुजुर्गों, भाइयों बहनों, शारीरिक रूप से कई बार आयु के साथ कमजोरी आ जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आखिर एक आयु के साथ व्यक्ति का अनुभव है, वो अनुभव भी बढ़ता है और उस अनुभव का लाभ हमें अपनी नई पीढ़ी को ये भी देना चाहिए। आखिर नई पीढ़ी आकर के हमारे अनुभवों का लाभ लेकर के समाज में, जीवन में काम करेगी, उनकी भी प्रगति होगी और देश प्रदेश समाज को इसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस काम को भी हमें करना चाहिए, सबको अपनी ओर से ये सब बताना चाहिए। कुछ दिनों बाद दीपावली आ रही है, दीपावली की भी मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं, आपके परिवार के सब लोगों को भी बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, मैं आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है। तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का तोहफा देते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य अगेती किस्म के लिए 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है, जो कि 14 रुपए की प्राप्त वृद्धि है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है, उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, इसलिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य
यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मूल्य मिले। मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करके गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया है और अगले वर्ष भी सरकार की ओर से समर्थन जारी रखने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान भाई बहुत ही परिश्रम से खेती करते हैं और अपनी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। राज्य सरकार भी सदैव किसान हित में निर्णय लेती है और हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों की खरीद MSP पर की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें MSP पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपये प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती हुए युवाओं को जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। 1 हफ्ते के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद बाकी प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड नंबर 10 में आयोजित जनसंवाद के दौरान कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हमने पिछले 9 साल में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया है। हमारा उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार का जीवन स्तर ऊंचा हो और हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के बीच में से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग मेरा परिवार हैं। मैं आपके बीच में आपके सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आया हूं। जनसंवाद के दौरान बहुत से लोगों ने प्लाट से संबंधित समस्याएं बताई। इस दौरान एक प्राइवेट बिल्डर पार्श्वनाथ का मामला आने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्श्वनाथ का मामला उनके संज्ञान में है। वे इस मामले को स्वयं देखेंगे और लोगों को आ रही समस्याओं का समाधान करेंगे। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वार्ड नंबर 10 के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके 3 लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिकली पेंशन शुरू होने संबंधी कागजात भी सौंपे। सीएम ने कहा कि अब किसी को बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना किसी सिफारिश के पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बुजुर्गों, माताओं और युवाओं से बात की और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बहुत सी शिकायतें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ी आई। इसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्लॉट संबंधी हेराफेरी के 2 मामलों में एसपी शशांक कुमार सावंत को मामले में FIR दर्ज करके जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए। वहीं पत्नी के तबादले के लिए पहुंचे एक दिव्यांग ने अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि तबादला संभव नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए ABRC के पद पर तैनात दिव्यांग की पत्नी का तबादला किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।